निर्वाचन प्रणाली देख रहे हैं और निर्वाचन प्रणाली के तहत हम देख रहे हैं कि क्या क्या सुझाव दिए। समितियों ने कुछ सिफारिश की और कुछ सुझाव भी दिए। तो उन्हीं सुझाव पर पहला वीडियो आ चुका है, ये सेकंड वीडियो। मैंने कहा था आपसे कि कुछ बातें जो रह जाएंगी उनको सेकंड वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे। एकदम तैयारी के साथ एग्जाम में जाएंगे, और जब तैयारी के साथ जाते हैं ना किसी भी युद्ध पर, तो विजय हासिल करते हैं। और बिना तैयारी के जाएंगे, आपको पता है युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध में हथियार ही नहीं लेके जाएंगे, आपके पास बंदूकें ही नहीं होंगी, तो आप कैसे जाएंगे। आजकल हाथ पैरों का तो युद्ध रहा नहीं कि भाई लड़ाई है, फाइटिंग में जा रहे हैं। अगर रेसलिंग में जा रहे हैं तो बिल्कुल, अगर रेसलिंग कर रहे हैं तब भी उसके लिए भी आपको उसके जो टेक्निक है वो सीखनी आवश्यक है। आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, कुछ भी करना हो आपको, तो उसकी टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं फिर। निर्वाचन खर्चों में कमी करने, राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। क्या बात कही गई है कि जो निर्वाचन में खर्चे होते हैं, जो चुनावों में खर्चे होते हैं, व्यय किए जाते हैं, उनमें कमी की जाए, उन पर लगाम लगी जाए। बहुत बड़े स्तर पर खर्चा किया जाता है चुनावों में, और जो निर्धारित किया हुआ है उससे तो डबल ट्रिपल, आप कहते हैं कई गुना अधिक पैसा खर्च किया जाता है चुनावों पर। तो ये बात कही जा रही है चुनावी व्यय को कम किया जाना है। जैसा जो चुनाव में खर्चे किए जाते हैं, व्यय किया जाता है, पैसा बहाया जाता है अंधाधुंध, उसमें कमी की जाए, ताकि सभी लोग, अब ऐसा कोई बहुत बड़े लोग हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, वो खर्च कर सकता है, बड़े स्तर पर फंडिंग आती है, क्योंकि फंडिंग भी होती है राजनीतिक पार्टियों को। अगर कोई इंसान खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो वो पहले ये सोचेगा, अगर आम आदमी हम और आप जैसा खड़ा होना चाहे तो क्या सोचेगा कि इतना धन कहाँ से लाए। तो इतना होना चाहिए कि नॉर्मल हो, चाहे कोई बड़ा, बहुत बड़ा अच्छा धनवान इंसान चुनाव लड़ रहा हो या नॉर्मल इंसान चुनाव लड़ रहा हो, तो उसके का क्राइटेरिया इतना होना चाहिए कि सभी लोग चुनाव लड़ सके। एक आम आदमी भी, या फिर जो पहले से इस्टेब्लिश है इस क्षेत्र में राजनीति में, वो भी चुनाव लड़ सके, उसके सामने आम आदमी भी चुनाव लड़ सके। तो क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए। ये नहीं भाई वो उसको नॉलेज भी है, धन भी है, पैसा भी हो, तो बड़े स्तर पर खर्च कर देगा, पैसा बांट भी देगा वोट जीतने के लिए। वोट होता है ना, ये सब तो आप देखते भी होंगे अपने आसपास, ये सब चीजें होती हैं। सुधार हो रहे हैं, परंतु अभी इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं बिल्कुल। तो निर्वाचन खर्चों में कमी करने, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसमें को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही इसके क्या किया जाए, सूचना का अधिकार दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर सूचना का अधिकार दे दिया जाएगा तो सवाल जवाब पूछ सकते हैं कि अगर हमने पैसा दिया है, फंड आया है, तो वो कहाँ खर्च किया गया है। तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया जाए, जो अब वर्तमान समय में दे भी दिया गया है, 2005 में दे दिया गया था। अब हम इस लेक्चर के बाद यही देखेंगे कि जो भी सिफारिशें की या जो भी सुझाव दिए, उनको अब तक कितना इम्प्लीमेंट किया गया है और कितना नहीं। इस लेक्चर के बाद इन्हीं पर बात करेंगे कि अभी कौन कौन से सुधार कर दिए गए हैं अब तक, और कौन कौन से सुधार किए जाने बाकी हैं। तो क्या बात कही गई कि सूचना का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अगर हम सूचना, जब हमें इंफॉर्मेशन का अधिकार होगा तभी तो हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि अगर आपने फंड लिया, इतना पैसा आया, कहाँ खर्च किया है, कहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो सूचना के अधिकार के माध्यम से बात कही गई कि जो राजनीति में करप्शन है उस पर लगाम लग सकती है। राजनीतिक दलों को पैसा लेने व खर्च करने के मामलों में भी पारदर्शिता लाई जाए। आपको मैंने अभी बताया कि राजनीति दलों के लिए बड़े स्तर पर फंडिंग करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उद्योगपति हो गए, कोई और संगठन हो गए, जो भी उनको पसंद करते हैं, वो अपने पसंद के की जो पार्टी होती है उसको फंड करते हैं, बड़े स्तर पर फंडिंग करते हैं। बड़े स्तर पर, इतने बड़ा स्तर पर जो चुनाव में खर्च किया जाता है, वो पैसा भी तो कहीं से आता होगा, तो उसका एक माध्यम ये फंडिंग भी है। तो ये बात कही जा रही है कि राजनीतिक दलों के पैसा लेने, जो वो पैसा लेते हैं फंड के माध्यम से, चंदे के माध्यम से, वह उनको खर्च करने, दोनों में ही पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कि पैसा कहाँ से लिया, किस किस जगह से राजनीतिक दलों ने पैसा लिया है, साथ ही साथ उस पैसे को कहां पर कितना कितना किस तरीके से खर्च किया है, इस बात में पारदर्शिता होनी चाहिए, पता होना चाहिए जनता को। उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता को वैध बनाया जाए। यानी कि जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना बड़े बड़े,
उनके द्वारा जो फंडिंग की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उनको वैधता प्रदान की जाए। देखिए आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी चीज पे लगाम लगा दी जाए ना, तो वो होती चीज जरूर है, परंतु क्या है, वो छुप कर किया जाता है वो काम। और जब वो काम छुप कर किया जाता है तो वो ज्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि उस वो जो बड़े स्तर पर है, अभी कोई चीज है, आप देखते हैं दिवाली सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हाल ही में दिवाली गई है, दिवाली पर पटाखों पर बैन होता है ना, परंतु सब पटाखे चलाते हैं, क्रैकर सब बस्ट करते हैं ना, सब छोड़ते हैं पटाखे, सब चलाते हैं पटाखे। अब क्या होता है यहाँ पर, देखिए पटाखे बैन है परंतु पटाखे चल रहे हैं। क्या होता है, जो पटाखे बेचने वाले लोग हैं वो उनको बड़े स्तर, बड़े दामों पर बेचते हैं। बिकता सब कुछ है, सब कुछ होता है, तो अगर इसके बदले क्या किया जाना चाहिए, जो पटाखे हमको बेचने की अनुमति देनी चाहिए, परंतु जैसे ग्रीन पटाखे हैं, इस तरीके से क्रैकर्स बनाए जाए, इस तरीके के पटाखों का निर्माण किया जाए जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, जिससे पटाखे भी चलाए जा सके दिवाली पर, और साथ ही साथ ये जो पीछे इस तरीके का कारोबार होता है, क्योंकि देखिए पटाखे तो बिल्कुल चलाए जाते हैं, आपने इस बार भी देखा, पिछली बार भी देखा, और आगे भी अगर बैन होते हैं तो पटाखे चलाए जाते हैं, बनते भी है। कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पकड़े जाते हैं, उठ समय समय पर आप न्यूज़पेपर में दिवाली से पहले देखेंगे भी, ये फैक्ट्री पे पकड़ ली है, पटाखे बनाते हुए है, परंतु होता सब कुछ है, परंतु इलीगल तरीके से होता है। जब इलीगल तरीके से होता है तो बड़े स्तर पर उसमें दाम भी वसूले जाते हैं। जो चीज 100 रुपए की होती है ना, वो 500, 1-1000 तक में बेच दी जाती है। तो यही बात कही गई है कि अगर कोई भी काम करना है उसको वैध तरीके से सामने, तो उसमें हो सकता है धीरे धीरे करके कमी कर दी जाए, परंतु जब हमें पता ही नहीं होगा कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, तो हम क्या कमी करेंगे, क्या सुधार करेंगे। तो यही बात कही गई है कि जो उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता को वैध बनाया जाए, जो फंडिंग की जाती है उनको वैध करार दे देना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं फंडिंग तो होती है, चंदा मिलता है, पैसा दिया जाता है, अगर सामने दिया जाएगा तो कम से कम उसका पता, ब्यौरा तो मांग सकते हैं कि ये चीज आई है, क्या करा, क्या खर्च करा, कहाँ पे किया, कहाँ से आया, तथा उस धन पर करों में कुछ छूट भी दी जाए, क्योंकि बड़े स्तर पर फंडिंग होती है और वो ये सच बताने से भी डरते हैं कि इतने बड़े स्तर पर पैसा आया। क्यों? क्योंकि कर, टैक्स से बचने के लिए। तो ये भी बात कही गई है कि करों को वैध किया जाए, साथ ही साथ जो टैक्स है, टैक्स के लिए में छूट भी प्रदान की जाए। क्लियर? परंतु अगर चुनाव में किए गए खर्च का ब्यौरा, जो भी चुनाव में खर्च किया है, कहीं कहाँ से पैसा आया है, कहाँ खर्च किया है, कहाँ कितना लगाया है, इस पैसे का ब्यौरा अगर आपने सरकार को दिया है या चुनाव आयोग को दिया है और वो आंकड़ा, वो ब्यौरा गलत साबित होता है, आपने गलत आंकड़े दिए हैं, तब उस दल की मान्यता ही समाप्त कर दी जानी चाहिए। इस बात का सुझाव दिया गया। ठीक है, कि अगर वो आंकड़े जो आपके द्वारा प्रस्तुत कराए गए हैं वो गलत साबित होते हैं, तो उस दल की, जिस दल के सदस्य ने, जिस दल के द्वारा वो आंकड़े दिए गए, उस दल की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। राजनीतिक दल संबंधी विधि यह सुनिश्चित करे, राजनीतिक दल संबंधित, क्या, राजनीतिक दल संबंधी विधि यह सुनिश्चित करे कि सभी दल निर्वाचन में नामांकन भरने वाले अपने उम्मीदवारों से यह अपेक्षा करें कि वे अपनी देनदारी व संपत्ति का ब्यौरा दे। जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, देखिए कोई काम करना होता है तो सभी के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके अपने घर के भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ जो भी पार्टियां हैं उनके भी अपने कुछ कानून, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन होंगे। तो ये बात कही गई है कि राजनीतिक दल अपनी विधि में, अपने कानून में, अपने तौर तरीके में ये चीज शामिल करें, ये बात कहें अपने उम्मीदवारों से जिसको वो खड़ा कर रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी बना रहे हैं, कि वह अपनी देनदारी, यानी कि कितना उनको देना है, कितना बकाया है उन पर, क्या उधारी है उन पर, साथ ही साथ उनकी कितनी संपत्ति है, इन दोनों का ही ब्यौरा वो दें, वो बताएं इस बात को। क्लियर? निर्वाचन के लिए बनाई गई विधि में ऐसा प्रावधान हो कि यदि कोई दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपने दल से उम्मीदवार घोषित करता है तो उस दल की मान्यता ही निरस्त कर दी जाए, रद्द कर दी जाए। ये बात कही गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में भी बड़े स्तर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग, यानी कि जिनका बैकग्राउंड अपराध से रहा है, वो किसी ना किसी अपराध में संलिप्त थे,
वो राजनीति में आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे, चुनाव जीत भी रहे हैं और बड़े स्तर पर बड़े बड़े पदों पर कार्य भी कर रहे हैं। तो ये बात कही गई है कि अगर कोई भी ऐसा दल किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देता है, ऐसा उम्मीदवार अपनी पार्टी से खड़ा करता है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, उसका बैकग्राउंड अपराध से रहा हो, कोई ना कोई अपराध का चार्ज उस पर लगा हो या करप्शन का चार्ज, तो अगर कोई ऐसा उम्मीदवार अपनी पार्टी से खड़ा करता है तो उस दल को पहले दंड दिया जाएगा। जब दल अपनी पार्टी से उम्मीदवार को टिकट देते हैं, जब भी तो वो चुनाव लड़ता है ना। तो क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि मुझे किसी ना किसी बड़े दल से चुनाव टिकट मिल जाए। जब वो दल टिकट ही नहीं देंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? क्योंकि जो बड़े दल होते हैं उन पर थोड़ा ज्यादा विश्वास होता है। तो ये बात कही जा रही है कि जो दल हैं, अगर इस तरीके के दल ऐसी पृष्ठभूमि वाले को, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं, अपनी पार्टी से उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो उस दल को ही सबसे पहले मान्यता रद्द की जाएगी। कहते हैं ना कि कहावत सुनी है कि बच्चा चोरी करके आया, पहली बार चोरी करी, क्योंकि अगर वो बड़ा चोर है या कुछ बड़ा गैंगस्टर या कुछ भी, वो गैंगस्टर बन जाता है, कुछ बड़ा, आप देखते हैं ना आजकल बहुत ज्यादा होता है ये दबदबा वाले जो गोली के दम पर बात करते हैं। तो अगर वो बड़े स्तर का चोर बन जाता है तो कभी ना कभी तो उसने छोटी चोरी की होगी। अब छोटी चोरी करने पे ही उसको पहले ही थप्पड़ मार दिया जाता तो शायद वो आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होती है। आप देखते हैं आजकल वाहन, छोटे छोटे बच्चों को स्कूटी दे दी जाती है, बाइक दे दी जाती है, तो उसमें सबसे पहली गलती किसकी होती है? उसमें सबसे पहली गलती सच में घर के बड़ों की ही होती है। आपको पता नहीं है आपका बच्चा, आप बाइक की चाबी लेके जा रहा होगा तो घर से ही जा रहा होगा, ठीक है, एक बार वो बिना पूछे ले गया, परंतु जब वो घर आया तब तो आपको पता चली होगी, और आप उसको इतना टाइट ले कि वो आगे से ऐसा काम ना करे। इससे क्या है, हो सकता है वो पता नहीं किस तरीके से चलाए, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है सड़कों पे चलाने का, हो सकता है उसको कोई चोट लग जाए, तब क्या होगा? फिर बैठे रहना हाथ पर हाथ धरे हुए। जिस साइकिल, ठीक है, बच्चे को साइकिल देनी चाहिए, उससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और सबसे बड़ी बात है पेट्रोल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, धन की भी बचत होगी। छोटे छोटे बच्चों को स्कूटी, मोटरसाइकिल पकड़ा देते हैं, बाइक पकड़ा देते हैं, ये सोचते हैं भाई हाँ बहुत दिखावा, पैसे का, मनी का, ये नहीं पता कि एक्चुअली में आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। रियल में जब आप अभी से उसके शौक इतने स्तर पर पूरे करने लग जाएंगे तो उसे पता क्या होगा जीवन की सच्चाई का। जब आप नहीं रहेंगे तब उनके कौन शौक पूरे करेगा, क्योंकि अभी आप शौक पूरे कर रहे हैं, आप उनको अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं होने दे रहे, बोलने से पहले उनकी बात पूरी कर रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स को नहीं कह रही, परंतु होते हैं कुछ इस तरीके के पेरेंट्स भी। तब क्या होगा जब आप नहीं रहेंगे? अगर आपने अभी उन्हें सही सीख नहीं दी, अभी थप्पड़ मारते, तो बड़े होकर उस तरीके के नहीं बनते जैसे आज बन गए हैं। ये याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जो राजनीतिक दल है उन पर ही तलवार लटका दे, कि वो ही अगर अब पूरी की पूरी पार्टी को बचाने के लिए किसी एक सदस्य को ये तो नहीं कहेंगे भाई आपराधिक पृष्ठभूमि से, जब उन्हें पता लगेगा कि पता चलेगा, ये कानून होगा कि भाई हमारी पूरी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो कौन टिकट देने लगेगा? बताइए, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को टिकट दे दे? ठीक, ये बात समझिए आपने। साथ ही साथ क्या बात की गई है, देश के समक्ष जो प्रमुख समस्याएं हों, देश के सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं, अभी हैं भी, और आगे कुछ ना कुछ समस्याएं उभरती रहेंगी। ऐसा नॉर्मली फैमिली में भी होता है, जब चीजें हैं तो वहाँ प्रॉब्लम भी होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या बात कही गई है कि देश के समक्ष जो प्रमुख समस्याएं हों उन पर योजनाबद्ध चिंतन, खोज, यानी कि उनका चिंतन करे कि क्या समस्या क्या है, और उसका खोज करे कि कहाँ से है ये, इसका शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आई ये समस्या, और साथ ही साथ उसका अध्ययन और प्रशिक्षण, जो समस्या है उसका अध्ययन करें कि किस तरीके से आई, कैसे इसको समापन किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसका अध्ययन और प्रशिक्षण कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो इस बारे में संस्थागत व्यवस्था की जाए। क्यों की जाए संस्थागत व्यवस्था? ताकि जो सदस्य हैं वो जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हो सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि
सभी को जिम्मेदारी का पता हो कि किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, क्या समस्या है, कैसे उनका पता लगाना है। तो ये बात कही गई कि एक संस्था डेवलप की जाए जिसमें जो समस्या है उनके बारे में चिंतन, खोज, साथ ही साथ हाँ क्या अध्ययन और परीक्षण प्रशिक्षण ये दिया जाए, जिससे जो सदस्य हैं वो काबिल बन सके राजनीति व्यवस्था को संभालने के, देश के शासन को संभालने के लिए काबिल बन सके। जब अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं और आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, एक तो आप पहले पेपर क्लियर कर चुके तो आप कह भी तो सकते हैं कि भाई हमने पेपर क्लियर करा है, हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मिल रही पोस्ट। क्यों इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमने पेपर क्लियर किया है, परंतु हमें ये नहीं पता कि जब हम उस फील्ड में उतरेंगे तो वहां की अपनी कुछ अलग समस्याएं होंगी, कुछ अलग सिचुएशन होगी, अलग तरीके के टास्क होंगे आपके पर डे के जीवन में। वो चीजें हमें उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। तो यही बात कही गई है कि यहाँ पर भी इसी तरीके की एक ट्रेनिंग संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो सदस्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से शासन में अपना दायित्व निभा सके। क्लियर? अगर कोई सदस्य अपने दल को छोड़े, दल बदल होता है ना बड़े स्तर पर, तो क्या कहा गया उनके लिए, अगर कोई सदस्य अपने दल को छोड़े या उसके खिलाफ मतदान करे, उसके अपोज में, उसके अपोजिट मतदान करे, उसे तुरंत अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देना चाहिए तथा पुनः चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो उसको अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देना चाहिए तथा दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। क्लियर? तथा दल बदलने वाले सदस्यों को मंत्री या कोई भी पद नहीं दिया जाना चाहिए। कब तक नहीं दिया जाना चाहिए? जब तक वो दोबारा चुनाव ना लड़े और चुनाव में उसको जनादेश अर्थात वो चुनाव में जीत ना जाए। अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसको फिर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव में जीतता है तब ही जाकर उसको मंत्री या कोई भी पद दिया जाना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल को गिराने के लिए दल के विरुद्ध कोई मतदान करता हो तो उसके वोट की गणना ही नहीं की जानी चाहिए। आपको पता है कि ये कार्य भी किया जाता था, अब तो बहुत कम हो गया है। जैसे राज्यसभा में ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया गया है। जब राज्यसभा के चुनाव होते थे तो वहां पर ऐसा हो जाता था कि उस खरीदे बेचे जाते थे बड़े स्तर पर विधायक, कि इससे इतना ले लो, इससे इतना ले लो, अपनी पार्टी को वोट करें नहीं करें पता ही नहीं चलता था कि किसने किसको वोट किया है। फिर क्या हुआ राज्यसभा में, मैंने आपको बताया भी है, जब राज्यसभा मैंने पढ़ाया है तब आपको ये बात बताई है कि राज्यसभा में फिर ओपन बैलेट सिस्टम शुरू किया गया। यानी कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को ये बताएं, जो भी वहां पे मौजूदा आपके पार्टी का सदस्य है, जो भी अपॉइंट किया गया है, जो भी उस चुनाव के लिए हेड बनाया गया, उसको आप ये दिखाएंगे कि देखिए हमने अपनी ही पार्टी के सदस्यों को वोट दिया है। तो इस तरीके से इसके सिस्टम से इन चीजों में थोड़ी कमी आई है। क्या कहा गया यहाँ पर कि अगर मंत्रिमंडल को गिराने के लिए किसी दल के विरुद्ध कोई, अपने ही दल के विरुद्ध कोई मतदान करता है तो उसके वोट को अर्थात उसके मत को काउंट ही नहीं किया जाना चाहिए, गिनती नहीं की जानी चाहिए। साथ ही और क्या सुझाव दिया है कि साथ ही मंत्रियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर गठबंधन की सरकार होती है, सभी सोचते हैं कि मेरे पार्टी से मंत्री बन जाए, मेरी पार्टी पर, और सबको खुश करने के चक्कर में बड़े स्तर पर मंत्री पद बांट दिए जाते हैं। आप भी बन जाओ, आप भी बन जाओ, आप भी बन जाओ, आप भी बन जाओ। तो ये बात कही गई कि मंत्री पद जो है, मंत्री पद की संख्या एक निश्चित कर दी जाए। तो ये हमारे मूल संविधान में मंत्री पद की संख्या निश्चित नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय प्रावधान था ये क्या कि मंत्रियों की संख्या निश्चित हो? बिल्कुल भी नहीं था। 91 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सन 2003 में यह प्रावधान लाया गया कि 15% सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। क्लियर रखिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आजादी से अब तक निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कदम अभी उठाए जाने बाकी हैं। हमने ये बात तो कर ली कि सिफारिश क्या क्या की गई थी, क्या क्या सुझाव दिए गए थे। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या सिफारिश पूरी कर दी गई है। जैसे आरटीआई की बात कही गई कि सूचना का अधिकार देना चाहिए, तो वो मिल चुका है। तो इसी तरीके के कुछ अधिकारों के बारे में देखेंगे कि अब तक क्या सुधार किए गए हैं निर्वाचन में और क्या किए जाने बाकी हैं।
चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।